नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 3 हो गई थी। अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़नी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2, टाइप 4। टाइप 4 बेसिकली डिस्कस करनी है। ये उससे भी थोड़ी सी डिफरेंट है जो टाइप 3 में हमने पढ़ा था। इसमें बच्चों आपको एक्स भी गिवन होगा, एरिया भी गिवन होगा। इसमें मजीद उल्टा काम करना है आपने। आपको एक्स भी गिवन होगा, एरिया भी गिवन होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी, और आपको फाइंड करना होगा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी होगी। क्या ये सवाल समझ आ रहा है? अच्छा जी बच्चों, अब जरा सवाल देखो। वो कहता जी, if the two quartiles of a normal distribution are 14.6 and 25.4 respectively, what are the values of mean and standard deviation? If the two quartiles of a normal distribution are 14.6 and 25.4, then what are the values of mean and standard deviation? तो बच्चों अब जरा देखो गौर से, क्वार्टाइल्स की बात हो रही है, सोच समझ के जवाब देना। एक होगा Q1 और एक होगा Q3, ऐसे ही है। छोटा क्वार्टाइल होगा Q1, बड़ा क्वार्टाइल होगा Q3। ये है 14.6 और ये है 25.4। बच्चों ये x की वैल्यूज हैं, क्या ये बात समझ आती है आपको? और मीन की वैल्यू अननोन है। अच्छा बच्चों, अब z की वैल्यू अगर मैं फार्मूला लगाऊं, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। बच्चों देखो, आपको पता होना चाहिए, तीसरा जो क्वार्टाइल होता है जो मीडियन के बराबर होता है और वही मीन होता है। अगर ये दूसरा क्वार्टाइल Q2 होता तो वो कभी ये कहता कि मीन फाइंड करो, कभी ये कहता कि मीन फाइंड करो। क्यों बोला? क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल, मीडियन और मीन तीनों एक ही चीज होती है। अच्छा अब बच्चों देखो, मेरे पास x की वैल्यू है 14.6, लेकिन मीन नहीं है मेरे पास। यहाँ पे भी x की वैल्यू है 24.4, लेकिन मीन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। तो बच्चों अब मुझे बताओ, इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू मैं पहले निकाल सकता हूँ? शाबाश, बता दो बता दो बता दो। z की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। बच्चों z की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x और मीन के दरमियान एरिया पता होना चाहिए। मुझे बताओ x और मीन के दरमियान एरिया कितना है? — 25%। तो बच्चों ये बन जाएगा 0.2500, और दाएं तरफ भी 25% है, ऐसे ही है। ये भी बन जाएगा 0.2500, ऐसे ही है। और बच्चों फिर मुझे टेबल देखना पड़ेगा। — 0.2500, शाबाश शाबाश शाबाश। — 0.2486 और 0.2518। क्या ये नजर आ रहा है सबको? तो ये बनता है बच्चों 0.67 और 0.68। तो बच्चों 0.67
और 0.68 के दरमियान वैल्यू होगी 0.675। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, यहां पे वैल्यू होगी नेगेटिव 0.675 नेगेटिव, और यहां पे जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। वैल्यू सेम होगी लेकिन साइन डिफरेंट होंगे। क्या ये बात समझ आ गई? अब बच्चों आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या फाइंड कर सकते हैं हम आंसर? बच्चों ट्राई करो, मुझे बताओ म्यू क्या आएगा, सिग्मा क्या आएगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ट्राई करें, शाबाश। ये सिग्मा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? बोलो बोलो बोलो। बच्चों क्या इन इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे रख के कैंसिल कर सकता हूं? बोलो। ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ये कट जाएंगे। ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 0.675 प्लस 0.675 1.35 सिग्मा इज इक्वल टू 25.4 माइनस 14.6 10.8। तो बच्चों क्या सिग्मा निकल आएगा? एट। तो बच्चों अगर सिग्मा 8 आ रहा है, सिग्मा 8 आ रहा है, तो क्या म्यू निकल सकता है? म्यू बोलो बोलो बोलो। क्या समझ आ गया जी? म्यू बच्चों अब अगला, अब शॉर्टकट जरा सोचो। क्या आपको नहीं लगता कि Q1 और Q3 के बिल्कुल सेंटर में Q2 होना चाहिए? सोचो जरा। Q1 और Q3 के बिल्कुल सेंटर में Q2 होना चाहिए, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चों जरा देखो,
Q1 और Q3 डिवाइडेड बाय 2, क्या Q2 आ जाता है? तो बच्चों यही मीडियन है, यही Q2 है, यही मीन है, यही मॉड है, याद है? अच्छा जी बच्चों, अब आगे है जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 5। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 5, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 5, ये बेसिकली क्या है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल है। मतलब क्या है बच्चों कि अगर अगर ऐसा हो कभी सवाल में कि आपको नजर आए कि n और p को मल्टीप्लाई करें, आंसर 5 से ऊपर आए, n और p को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा 5 के बराबर या उससे ऊपर आए, तो बच्चों इसका मतलब ये है बाइनोमियल नहीं लगेगी, बाइनोमियल नहीं लगेगी। क्या ये बात समझ आती है? हमने बाइनोमियल का क्राइटेरिया पढ़ा था कि n 20 से कम होना चाहिए, p 0.05 से अबव होना चाहिए। याद आ रहा है कुछ कुछ? लेकिन अगर बच्चों फर्ज करो p हो जाए 50% और n हो जाए 20, तो बच्चों n क्रॉस p करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, आई कैप की बुक में लिखा हुआ है, सही है सही है। आई कैप में की बुक में लिखा हुआ 10%, बिल्कुल ठीक है बच्चों। n क्रॉस p करेंगे, आंसर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो बच्चों अगर सूरत हाल ये हो कि n और p को मल्टीप्लाई करें, आंसर 5 से ऊपर चला जाएगा, तो उस वक्त बाइनोमियल अप्लाई नहीं होगी, नॉर्मल अप्लाई होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा बच्चों, अगला पॉइंट ये है कि आपने पढ़ा हुआ है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने? n क्रॉस p, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी पढ़ा होगा, n p q अंडर रूट। याद आ रहा है? अच्छा बच्चों, याद रखना कि आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मीन चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, n को p से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन आ जाएगा। n p q को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, और ये दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो जाएंगी। ओके, अब बच्चों सवाल देखो जरा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच इज 30%। याद आ रहा है ये सवाल? मैच वाला सवाल याद आ रहा? बाइनोमियल में पढ़ा था। The probability of winning the match is 30% if a player plays 50 matches in a tournament। याद करें बच्चों, उस सवाल में n की वैल्यू 5 थी, 5 मैचेस खेलने थे टूर्नामेंट में, लेकिन यहाँ पे टूर्नामेंट में 50 मैचेस खेलने हैं, 50। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों अगर मैं n क्रॉस p करूं, मैं 50 को 30% से मल्टीप्लाई करूं, आंसर आएगा 15। तो अगर आंसर आ रहा है मेरा 15, तो क्या बाइनोमियल अप्लाई हो सकती है? तो यहाँ पे बच्चों बाइनोमियल अप्लाई नहीं होनी, क्योंकि मेरा मीन 15 5 से ऊपर चला गया। अच्छा जी, विनिंग द मैच की प्रोबेबिलिटी है 30%, 50 मैचेस खेलने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विन
he win at least 10 matches. क्या नजर आ रहा है सबको बच्चों? At least 10 matches. अच्छा, तो बच्चों विनिंग की प्रोबेबिलिटी 30%, लूज की प्रोबेबिलिटी है 70%, एन है 50, चूंकि पी 30% है, क्यू 70%, एन 50 है, एन क्रॉस पी करे 15 आता है, 5 ऊपर चलेगी, बाइनोमियल अप्लाई नहीं होगा, नॉर्मल अप्लाई होगा। क्या यहाँ तक की बात समझ आ रही है सबको? अच्छा बच्चों, अब मीन निकला है 15, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं? एन है 50, पी है 30%, क्यू है 70%, मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 3.24। यहां तक समझ आ गई सबको? ओके जी। अब बच्चों अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। कुछ कुछ याद आ रहा है? और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए। ठीक हो गया जी? अच्छा, डिस्क्रीट का मतलब क्या है बच्चों? 10 का मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल में मतलब होता है कि 10 का मतलब है 10, 11 का मतलब होता है 11, ठीक है? लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में 10 का मतलब होता है 9.5 से लेके 10.5 तक, पूरा एरिया को हम 10 कहते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? देखो बच्चों, सादा अल्फाज में मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको। अगर एक बच्चे की उम्र 20 साल हो और उस दिन उसकी बर्थडे है, अब इस बंदे की उम्र 20 साल और 1 महीना भी हो जाए, कोई बंदा इससे अपनी उम्र पूछेगा, ये 20 साल ही बताएगा, ऐसे ही है? इस बंदे की उम्र 20 साल 3 महीने भी हो जाए तो ये अपनी उम्र 20 साल ही बताएगा। ये हमेशा राउंड ऑफ करके बात बताएगा, ये हमेशा राउंड ऑफ करके बातें बताएगा, ऐसे ही है? इस बंदे की उम्र 20 साल और 4 महीने भी हो जाए ना, तो तब भी 20 साल कहेगा, इवन के 20 साल 5 महीने हो जाए तब भी ये 20 साल ही कहेगा। क्या ये बात समझ आती है आपको? हम उस बंदे को पागल कहते हैं, हम उस बंदे को पागल कहते हैं जो ये बताए कि उसकी उम्र 20 साल 5 महीने 20 दिन 6 घंटे 40 मिनट और 15 सेकंड है। सोचो जरा, जो बंदा अपनी उम्र बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा ना, एग्जैक्ट, हालांकि वो दुनिया का वो बंदा होगा जो बिल्कुल एक्यूरेट अपनी उम्र बता रहा है कि 20 साल 5 महीने 20 दिन 6 घंटे 40 मिनट और 15 सेकंड, लेकिन सारी दुनिया ऐसे बंदे को पागल कहेगी। ठीक हो गया? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में अगर एग्जैक्ट वैल्यू कुछ है तो हम उसको राउंड ऑफ करके बताते होते हैं। हम समझते हैं कि वो इंसान नॉर्मल होता है जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आने वाली वैल्यूज को राउंड ऑफ करके बताता है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक हो गया जी?
तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में जिस बंदे की उम्र 9.5 से ऊपर चली जाएगी वो भी अपने लिए 10 का वर्ड यूज करेगा, और जिस बंदे की उम्र 10.5 तक चली जाएगी वो भी 10 के लिए वर्ड यूज करेगा। ये पूरी रेंज के लिए एक ही वर्ड यूज होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? जबकि नंबर ऑफ मैचेस में 10 मैच का मतलब 10 मैच ही होता है। 10 मैच का हरगिज मतलब 10.1 नहीं होता, 10.2 मैच नहीं होते, 10.3 मैच नहीं होते, 10.4 मैच नहीं होते। 10 मैच का मतलब एग्जैक्ट 10 मैच होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो डिस्क्रीट वेरिएबल में 10 मैच का मतलब 10 मैच है, लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में 9.5 से लेकर 10.5 तक पूरी रेंज का मतलब 10 है। तो बच्चों जब डिस्क्रीट वेरिएबल को आपने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में कन्वर्ट करना है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई करना है तो आपको एक कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब या तो 10 में से 0.5 माइनस करना पड़ेगा या 10 में 0.5 जमा करना पड़ेगा। मतलब प्लस माइनस 0.5 को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? डिस्क्रीट वेरिएबल को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 प्लस माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या है देखो जरा, वो कहता है जी एटलीस्ट 10 मैचेस। सोच समझ के जवाब देना बच्चों। एटलीस्ट 10 मैचेस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब बच्चों ये तो हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कैसे अप्लाई करनी है? सबसे पहले तो इक्वालिटी का साइन उड़ा दें बच्चों। सबसे पहले इक्वालिटी का साइन उड़ा दें। यहाँ पे इक्वालिटी साइन है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन उड़ा दें, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब सोच समझ के जवाब देना। क्या मैं यहाँ पे 10.5 लिखूं या यहाँ पे 9.5 लिखूं जिससे 10 भी शामिल हो जाएगा? क्या मुझे 10 इंक्लूड करना है कि नहीं करना? क्या मुझे 10 इंक्लूड करना चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब 10 भी शामिल है और 10 से ऊपर भी जाना है, 10 को शामिल करना है। तो बच्चों मैं 9.5 लिखूंगा तब 10 शामिल होगा या 10.5 लिखूंगा तब 10 शामिल होगा? वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो बच्चों मैं 9.5 लिखूंगा तब 10 शामिल होगा। वेरी गुड। अच्छा बच्चों आगे वो कह रहा है जी एटमोस्ट 20 मैचेस। एटमोस्ट 20 मैचेस बच्चों, एटमोस्ट 20 मैचेस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 20। क्या ये बात समझ आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 20। अब बच्चों यहाँ पे मैंने सिर्फ लेस देन का साइन लगाना है, इक्वल टू का साइन गायब। अच्छा बच्चों बताओ 19.5 लिखूं
या 20.5 लिखूं कि मेरा 20 भी शामिल हो जाए? वेरी गुड। 20.5 लिखूंगा तो 20 शामिल हो जाएगा। समझ आइए बात? आगे सुनो। बिटवीन 10 to 20 मैचेस इंक्लूसिव। बच्चों, बिटवीन 10 to 20 मैचेस इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि 10 और 20 ये भी शामिल करने हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? अब बच्चों बताओ, अगर मैं साइन उड़ा दूं इक्वालिटी का, तो 10 की जगह मैं क्या लिखूं और 20 की जगह मैं क्या लिखूं? नाइन 9.5 और 20.5। क्या ये बात सबको समझ आती है? अब वो कहता है जी बिटवीन 10 to 20 मैचेस। बच्चों यहाँ पे इंक्लूसिव का वर्ड नहीं है। जब बिटवीन का वर्ड होगा 10 to 20 तो उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। बिटवीन 10 to 20 का मतलब है 10 और 20 के दरमियान। 10 और 20 उसमें शामिल नहीं होगा। क्या ये बात समझ आती है? 10 और 20 उसके दरमियान शामिल नहीं होगा। तो बच्चों मुझे बताओ कि मैं अब 10 की जगह क्या लिखूं और 20 की जगह क्या लिखूं? 10 और 20 शामिल नहीं होना चाहिए। 10.5 और 19.5। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों, अब वो कहता है मोर देन 18 मैचेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 18। बच्चों 18 शामिल नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताएं क्या लिखूं? 18.5 लिखूं या 17.5? 18 शामिल नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, 18.5 आएगा। वेरी गुड, शाबाश। 18.5 से ऊपर ऊपर जब जाएंगे तो 18 शामिल नहीं होगा। अच्छा बच्चों, आगे है लेस देन 12 मैचेस। लेस देन 12 मैचेस बच्चों 12 शामिल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूं? ग्यारह शरिया पांच। वेरी गुड, शाबाश। 11.5। अब आगे भी बच्चों, बिटवीन 18 to 24 मैचेस। हाँ जी बच्चों।
18 और 24 शामिल नहीं होना चाहिए, क्या करें? अठारह अशारिया 5 और दूसरी तरफ 23.5। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, अब आगे वो कह रहा है एग्जैक्ट 20 मैचेस। हाँ जी बच्चों, इसका क्या करें? एग्जैक्ट 20 मैचेस का क्या करें? बच्चों प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, वेरी गुड। लेकिन बच्चों वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। लेकिन सोचो, क्या एग्जैक्ट 20 मैचेस जीतने की प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल में होगी कोई ना कोई, कि नहीं होगी? अगर ये सवाल हम बाइनोमियल से करेंगे तो एग्जैक्ट 20 मैच डिस्क्रीट वेरिएबल में तो होता है। एग्जैक्ट 20 मैच डिस्क्रीट वेरिएबल में तो होगा, कॉन्टिन्यूस में नहीं होता, लेकिन डिस्क्रीट में तो होगा। और अगर डिस्क्रीट में आंसर आना चाहिए तो इसका मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आंसर आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा सुने, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आंसर हमेशा रेंज का आता है, रेंज का। सिंगल वैल्यू का आंसर कभी नहीं आएगा। अब बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 20 का मतलब होता है 19.5 से लेके 20.5 तक की पूरी रेंज। क्या ये बात समझ आ रही है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 20 का मतलब होता है 19.5 से लेके 20.5 तक की रेंज। अच्छा बच्चों, अब जरा आगे देखो। अब हमने ये सारी वैल्यूज निकालनी है। अब जरा देखो बच्चों, क्या पहला सवाल मैं ऐसे कर सकता हूं? सोच समझ के जवाब देना। पहला सवाल क्या है जी? एटलीस्ट 10 मैचेस। बच्चों मेरे पास मीन भी है 15, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है 3.24। क्या ये बात समझ आती है? और मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करें तो 9.5 आता है। ऐसे ही है। तो बच्चों सेंटर में लिखेंगे 15, 9.5 आएगा पहले, और 9.5 से ऊपर सारा एरिया चाहिए मुझे, सारा। तो पहले मैं यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड करूंगा। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x है 9.5, म्यू है 15, सिग्मा है 3.24। क्या z की वैल्यू आ जाएगी? वन 1.697। चेक कर लो, शाबाश। लेकिन माइनस में ऐसे ही है। बोलो बोलो बोलो। -1.697। बच्चों अब मैं टेबल में अगर जाऊंगा तो मुझे बताओ, टेबल में माइनस तो चलो इग्नोर कर दिया मैंने, 1.697 मैं कैसे देखूं?
1.697 के एरिया में कैसे देखूं बच्चों, बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों देखो, मेरे पास टेबल में या तो 1.69 है या 1.70 है। मुझे एरिया चाहिए 1.697 का। तीसरा डेसिमल यहाँ पे है ही नहीं, तो बच्चों मुझे इसको राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 1.70। क्या ये बात समझ आ रही है? मुझे तीसरा डिजिट राउंड ऑफ करना होगा। 1.697, 7 को राउंड ऑफ करूंगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, 9 को राउंड ऑफ करूंगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 1.697 बन जाएगा 1.70। अकल के अंधो, क्या ये बात समझ आई? तो बच्चों 1.70 का एरिया आ जाएगा 0.4554, 0.4554। ठीक है जी। तो बच्चों ये एरिया आता है 0.4554। कहां से कहां तक एरिया आता है? एक्स और म्यू के दरमियान का एरिया आता है। लेकिन बच्चों हमें तो सारा एरिया चाहिए यहां से यहां तक का। क्या करें? वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों एरिया आ जाएगा हमारा 0.4554 प्लस 0.5 0.9554। ये आंसर आ जाएगा। बच्चों तरीका समझ आ गया सारा? ये बाकी सारे सवाल कंप्लीट करने हैं आपने। शाबाश शाबाश शाबाश। लो जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आखिरी टाइप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आखिरी टाइप है टाइप 6। बच्चों इसको कहते हैं पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल। पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल। समटाइम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी सही आंसर नहीं देगी, तो हमें उसकी जगह पे नॉर्मल यूज करनी होगी। क्या ये बात पल्ले पड़ गई? बच्चों आई कैप की बुक कहती है, आई कैप की बुक में लिखा हुआ है कि अगर मीन आपका 30 से अबव चला जाएगा तो पॉइसन से सही आंसर नहीं आएगा। अगर मीन की वैल्यू 30 से ऊपर चली जाएगी तो पॉइसन से सही आंसर नहीं आएगा। क्या ये बात याद रहेगी? अच्छा बच्चों, अब सवाल चेक करें। ऑन एवरेज वन प्लेन लैंड्स इन 15 मिनट्स इंटरवल। On average, one plane lands in 15 minutes interval. Find the probability that in next 8 hours, at least 25 plane will land. At least 25 plane will land. बच्चों मेरे सोच समय के जवाब देना। अगर एक प्लेन लैंड होता है 15 मिनट में, तो मुझे बताओ
8 घंटे में कितने प्लेन लैंड होंगे? शाबाश शाबाश शाबाश। क्या 8 घंटे में 32 प्लेन लैंड होंगे? सोच लो। तो जब आपका मीन आएगा 32, तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक पॉइसन अप्लाई नहीं होगी। पॉइसन अब अप्लाई नहीं होगी। क्या ये बात समझ आती है? अब अप्लाई होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बच्चों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको पता होना चाहिए, आपको मीन भी चाहिए और स्टैंडर्ड एविएशन। मीन तो आ गया 32, अब स्टैंडर्ड एविएशन कैसे आएगी? स्टैंडर्ड एविएशन तो सवाल में दी नहीं हुई। स्टैंडर्ड एविएशन का सोचो सोचो सोचो। स्टैंडर्ड एविएशन पता होगी तभी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी। शाबाश। पूरी क्लास में कोई एक बच्चा है जो बता सके कि क्या करना है? पूरी क्लास में कोई एक पढ़ा लिखा है? सारी खोते कोड़े की क्लास इकट्ठी हुई पड़ी यहां पे। सब खोते कोड़े हैं, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। सब बस जान छुड़ा रहे हैं, बस क्लासेस हो जाए किसी तरीके से जान छूटे। जी से डिवाइड करेंगे। शाबाश शाबाश। सारी कीती कराई पे खूह डाल दिया आमना शौकत। मुजम्मिल मीर दूर फिटे मुंह बेटा। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई थी। मैंने बताया था कि भाई स्टैंडर्ड एविएशन अगर फाइंड करनी हो, म्यू का अंडर रूट होता है। सारी क्लास पे लानत, जिसको ये बात समझ नहीं आई, याद नहीं आया, मीन की उसकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज में मैंने ये बात पढ़ाई थी। साबित हो रहा है कि आप लोगों ने कभी भी किताब खोल के प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ा। आप में से किसी ने किताब खोल के पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ा? पता चल गया। मुझे आपको बताने की या चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी साबित हो गया कि आप लोगों ने कभी किताब खोल के देखा ही नहीं कि प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज क्या है, ना बाइनोमियल नॉर्मल पॉइसन की प्रॉपर्टीज क्या है। फिर कल को आप फेल हो जाओगे। जून में आपकी कॉलें आनी है कि सर फेल हो गया, 2 नंबर से फेल हो गया, सर 3 नंबर से फेल हो गया, अब क्या करूं? अगला बैच कब स्टार्ट हो रहा है आपका? सर प्लीज बताएं, सर मेरी हेल्प कर दें। पूरा साल हो गया एएफसी के अंदर, क्यों हम पास नहीं हो रहा? आप तब आपने रोते हुए सब लोगों ने आ जाना है। तो मीन का अंडर रूट लेंगे, 32 का अंडर रूट लेंगे 5.657, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगी। अब चूंकि ये भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल है, नंबर ऑफ प्लेन 1 होगा या 2 होगा। इसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी होगी। इसमें भी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी होगी।
मतलब पहला वो कह रहा है जी एटलीस्ट 25 प्लेन विल लैंड, तो एटलीस्ट 25 का मतलब होगा बच्चों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। जब इस पे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन 24.5। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? मेरी तरफ से आप भाड़ में जाओ, मुझे पता चल गया आप घर में बैठ के पढ़ते कोई नहीं है। आप लोगों ने फेल होना है जून में, पक्की बात है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा, चाहे उसको सारी मैथ आती है, सारी स्टैट आती है। जिसको प्रोबेबिलिटी नहीं आती इंशाल्लाह वो फेल होगा, जरूर फेल होगा, जरूर फेल होगा। आप लोग पढ़ते नहीं है और मुझे कहते हैं ऐसा ना कहें। जो पढ़ेगा उसके ऊपर कोई किसी तरह की कोई बात नहीं बैठेगी, जो नहीं पढ़ेगा टेंशन उसी को है। जो पढ़ते हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। सर क्या कह रहे हैं? जो नहीं पढ़ते उन्हीं के दिल में चोर है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी, किसी ने किताब खोल के नहीं देखा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पेपर में आनी है, किसी को तौफीक नहीं हुई कि किताब खोल के देख लें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पेपर में आनी है, किसी को तौफीक नहीं हुई कि किताब खोल के देख लें उसमें क्या लिखा हुआ है। ये सारा सवाल है, ये आपने कंप्लीट करना है हर हाल में। ये कर लोगे? और बच्चों अगर आज आपने प्रोबेबिलिटी ना पढ़ी घर बैठ के, तो फिर मैं बताऊंगा 27वां रोजा है, फिर मैं बताऊंगा आपको। नहीं पढ़ते आप लोग घर बैठ के, फिर कहते हो सर आई क्या पता नहीं क्यों फेल करता है। खुद सोचो अल्लाह के बंदो, महीने बाद पेपर है और प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप उसको आराम सुकून से छोड़ के बैठे हुए हो। आज आपका चैप्टर नंबर 15 सुन लो, गौर से सुन लो। चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो गया। आई कैप की बुक के सारे सवाल आपने करने हैं, मेरी बुक के सारे सवाल आपने करने हैं। जो जो सवाल नहीं होंगे इसका मतलब है कि आपने सही तरह से तैयारी नहीं की। प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ से खत्म हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी फिनिश, प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुकी है मेरी तरफ से। कल हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करना है, लेकिन चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने से पहले जिसको प्रोबेबिलिटी नहीं आती होगी उसको चैप्टर नंबर 17 मैं कैसे समझाऊंगा? आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट करें पहले जल्दी। 1 घंटे के अंदर अंदर आई कैप का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई इतने सवाल नहीं है। 1 घंटे के अंदर आई कैप की बुक का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मेरी बुक का चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आई कैप की बुक का चैप्टर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आज रात लगाओ, ठीक हो गया। ईशा के बाद बैठो, फजर तक तैयारी करो, फजर तक सवाल करो। फजर के बाद चाहे सो जाओ, कोई मसला नहीं है। 2 बजे क्लास होती है, फजर के बाद सोए रहो सोए रहो सोए रहो, 1 बजे उठ जाओ, नींद पूरी हो जाएगी। चलो बच्चों तैयारी करो, शाबाश। चलो 11 बजे उठ जाओ, कोई मसला नहीं। करो करो तैयारी, पकड़ो। अल्लाह के बंदो जो फेल हुए हैं उनसे कभी पूछना बैठ के कि फेल क्यों हुए थे। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मैंने 40 नंबर का पेपर किया था, 40 नंबर आए।
गलत। बच्चे बताते हैं कि सर हमने 80 नंबर का पेपर किया था, हमने 90 नंबर का पेपर किया था, बिल्कुल ठीक, लेकिन तब भी आई कैप ने हमें 48 पे फेल कर दिया। तो जिनका 90 नंबर का पेपर हुआ था वो 48 पे फेल कैसे हो गए? आई कैप क्या करता है? आई कैप प्रोबेबिलिटी चेक करता है कि प्रोबेबिलिटी इनको आती है कि नहीं आती। आई कैप चेक करता है फाइनेंस, क्या फाइनेंस आता है कि नहीं आता। बच्चों अगर प्रोबेबिलिटी और फाइनेंस नहीं आता, बाकी सारी बुक आती है, बाकी सारी बुक 100% क्लियर है, लेकिन प्रोबेबिलिटी और फाइनेंस में मसला है, आई कैप आपको कभी पास नहीं करेगा। ये मेरी बात याद रखना। बाकी सारी बुक आती है आपको 100%, लेकिन प्रोबेबिलिटी और फाइनेंस नहीं आता, पेपर पास नहीं होना। चाहे आपने 80 नंबर का 100% ठीक कर लिया है, 80%, 80 नंबर का सवाल 100% ठीक है, लेकिन 20 नंबर के जो सवाल आए थे वो प्रोबेबिलिटी के थे, वो फाइनेंस के थे, वो नहीं आता था, प्रोबेबिलिटी नहीं आती थी। 80 नंबर का पेपर बिल्कुल ठीक है, आई कैप फेल कर देगा और आपको नंबर देगा 47 या 45 या 48। 80 नंबर का पेपर है, लेकिन आई कैप नंबर लगाएगा 47, 48, 45। ये मेरी बात याद रखना। मसला ये है कि उस वक्त टाइम बहुत गुजर चुका होगा जब तक आपको मेरी ये बात याद आएगी। इसलिए अभी आंखें खोल लो, अभी आंखें खोल लो, टाइम है आपके पास। प्रोबेबिलिटी नहीं आती, बाकी सारी स्टैट आती है, मैथ आती है, पेपर पास नहीं होना, मैं अभी बता रहा हूं। ओके जी बच्चों, आज के लिए इतने काफी है। ये जो टाइप 3, 4, 5, 6 है, इसके जितने सवाल हैं वो आपने करने हैं, आज हर हाल में करने हैं। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज। पिछले लेक्चर जूम की जो जूम का जो लिंक है उसमें से मिलेंगे। टीए से कहें, टीए आपको पिछले लेक्चर प्रोवाइड कर देगा, पिछले लेक्चर टीए प्रोवाइड करेगा।